A very good morning and welcome back. So last time we were discussing about X-rays and we covered the properties of X-rays. We discussed how X-rays were discovered. So we discussed the discovery of X-rays and we also discussed the spectrum of X-rays, how intensity versus wavelength diagram we were getting. Okay, so these three properties we have done. Another topic of interest is X-ray diffraction. One thing was for sure, हमने properties में ही पढ़ा था that X-rays were nothing but electromagnetic waves traveling with the speed equals to speed of light. Fine. Another important thing is to verify and check whether this unknown rays or these unknown rays, जिसे हम X-rays बोल रहे हैं, will follow the principles, follow the criteria of being called a wave. और सबसे बड़ी चीज है, क्या ये diffraction pattern show करेंगे, interference pattern show करेंगे. So अगर आप diffraction देखें तो what is diffraction? Definition से अगर जाएं, what is diffraction? Diffraction is bending of EM waves when these are incident on sharp objects या edges या slits. ठीक है, bending of light. अब मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पे, sharp objects like edges और slits. एक कंडीशन होती है कि इनकी जो थिकनेस है ना, कितना शार्प चाहिए, हमें चाहिए कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब थोड़े दिन पहले बताया था एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है, आपने कहा था, आपको बताया था 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर करीब करीब 100 एंगस्ट्रॉम्स तक, इतनी वेवलेंथ हो सकती है एक्सरेज की. और हमें करीब करीब, मैं मानता हूं कम से कम 1 एंगस्ट्रॉम का तो हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो बहुत छोटा साइज हो गया. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब एटॉमिक लेवल, एक एटम जितना छोटा, और हम एक एटम को तो देख ही नहीं सकते, इतना छोटा लाएंगे कहां से. सो टू कंफर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन, 1913 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ले, LAUE, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ले. So his full name is Von Ley. He said that जो एटम्स होते हैं आप उन्हीं को एज अ स्लिट यूज कर लीजिए, यानी एक्सरेज जो आ रही हैं वो डायरेक्टली एटम्स पे ही स्ट्राइक करवाइए और फिर यहां से देखिए कि क्या स्कैटर होता है, डिफ्रैक्ट करती है या नहीं करती. तो 1913 में वोन ले और इनके कुछ साथी थे जिनका नाम है W. फ्रेडरिक एंड निपिंग, KNIPPING, इट्स P. निपिंग. वोन ले, W. फ्रेडरिक एंड P. निपिंग ने 1913 में, तो क्रम देखिए, 1895 में डिस्कवरी होती है एक्सरेज की, 1902 में एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिलता है. नोबेल प्राइज मिलने के बाद लोग उसे स्टडी करना शुरू कर देते हैं, हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे, तो उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लोग उसका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं. और 1913 में एक और एक्सप्लेनेशन जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से आता है, ये पता करने के लिए कि ना केवल आप अपनी बॉडी के अंदर देख सकते हैं थ्रू एक्सरेज, जैसे एक्सरे बोन का, स्कल का, हैंड का हुआ था, आप एटम के अंदर भी देख सकते हैं. ठीक है, तो वो पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाई? बिकॉज the wavelength is comparable to the size of atom. ठीक है, तो 1913 में इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्कीम इजाद की, एक डायग्राम बनाई है एक्सरे डिफ्रैक्शन का. उन्होंने क्या किया, एक एक्सरे ट्यूब ली. सो लेट अस टेक एन एक्सरे ट्यूब. Fine. So this is my X-ray tube. Let's say this is my target, and this is the filament जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. So I will just put it like this. और यहाँ से एक्सरेज बाहर आती है. So ये क्या है हमारा एक्सरे ट्यूब, इसमें से एक्सरेज आ रही है, ये एक्सरेज है.
व्हाट दे डिड वाज, इस एक्सरे को उन्होंने देखा कि हम लीड स्क्रीन से रिफाइन कर लेते हैं ताकि केवल फाइन अपर्चर वाली यानी बहुत कम एक्सरेज ही बाहर आए। तो ये है अब आपके पास लीड स्क्रीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेड की दीवारों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं आते, इसीलिए लेड चैम्बर बनाना पड़ता है जब हमें रेडिएशन फ्री करनी होती है कोई चीज। और एक और यूज कर लीजिए टू बी डबली श्योर, लीड स्क्रीन। फाइन। अब ये जो एक्सरे बाहर आई, इसको उन्होंने एक क्रिस्टल जो कि था जिंक सल्फाइड का, तो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल द सॉल्ट है, उसकी कुछ क्रिस्टल असेंबली होगी, उसे इस पर स्ट्राइक कराया एक्सरेस को और देखा कि यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म पर, फोटोग्राफिक फिल्म मतलब वही जो आपको बताई थी जो एक्सरेज वगैरह में यूज होती है, वहां कुछ स्पॉट्स दिखे जैसे एक्सपोजर हो जाता है लाइट का। एक तो दिखा उन्हें डार्क स्पॉट, एक्सरे बिल्कुल स्ट्रेट। डार्क मतलब ये मैंने डार्क बनाया, कंसिडर टू बी ब्राइट, इसका नेगेटिव ले लीजिए। तो बहुत ज्यादा रोशनी इस जगह आई, एक्सरे काफी सारी यहाँ, और कुछ छोटी छोटी दूर जाते हुए सर्कल्स भी दिखे। एंड दिस पैटर्न इज नथिंग बट टू डायमेंशनल डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखिए वन डायमेंशनल डिफ्रैक्शन कैसा था, आपके पास एक सेंट्रल मैक्सिमा और फिर धीरे 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 इंटेंसिटी कम होते हुए, दिस वाज अ वन डायमेंशनल डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब आप सोचिए टू डायमेंशन में कैसे होगा, यू विल गेट अ वेरी डार्क रिंग, फिर हल्की हल्की रिंग्स मिलेंगी, तो ये वही है, वी आर गेटिंग डॉट्स इन फॉर्म ऑफ रिंग्स। तो इससे स्टडी कर लिया इन्होंने। सो जो एक्स्ट्रा रिंग मिल रही थी ना, ये बाहर वाली एक्स्ट्रा रिंग, इनको कहा जाता है LAUE, लेज सर्कल या लेज रिंग। ठीक है, लेज सर्कल या लेज रिंग भी कहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि लगाया और लगाते ही आ गया, एक्सपेरिमेंट काफी देर तक चला था, करीब करीब 40 मिनट तक। 40 मिनट के बाद ऐसा दिखेगा, ये नहीं कि आपने एक्सरे ऑन की और यहाँ पे ये डॉट्स आ जाएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, उनकी इंटेंसिटी कम होगी। ये देखिए इसके मुकाबले इसकी इंटेंसिटी कितनी कम है। बट एनीवेज उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि उन्होंने जो अभी ये 3 नाम बताए, वोन ले, फ्रेडरिक एंड निपिंग, कि यूजिंग एक्सरेज यू कैन आल्सो प्रोब, यू कैन आल्सो सी इनसाइड एटम्स। ये भी पता कर सकते हैं कि एटम्स लोकेटेड कैसे हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स, हमें सर्कल नहीं बोलना चाहिए, जो स्पॉट्स से दिखे डॉट 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 डॉट, इन्हें लेज स्पॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज स्पॉट्स की ज्योमेट्री विल डिपेंड ऑन, इसकी जो ज्योमेट्री है इट विल डिपेंड ऑन कि किस तरीके का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस है जो आपने यूज किया है। फाइन। तो उसी क्रम में इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम ये जो लेज स्पॉट्स हैं उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अरेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक नया नियम है, डिफ्रैक्शन का ही नियम है डिफ्रैक्शन ही, लेकिन बोलेंगे अब उसे ब्रैग्स लॉ। हम बोलेंगे इसे ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्सरेज हैं वो डिफ्रैक्ट कैसे हो रही है, कैसे डिफ्रैक्शन हो रहा है उनका। तो अज्यूम कीजिए हमारे पास एक टू डायमेंशनल लेटिस स्ट्रक्चर है, वैसे लेटिस 3 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अभी हमारे पास एक बहुत पतली थिन स्लाइस है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो उस लेटिस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास एक परफेक्टली ऑर्डर्ड एटम्स का अरेंजमेंट होगा। ये परफेक्टली ऑर्डर्ड एटम्स का हमारे पास अरेंजमेंट है। मान लेते हैं यहाँ से एक्सरेज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरे ये आई, ये टकरा कर निकल गई, और जो दूसरी एक्सरे आई वो मान लेते हैं इट केम लाइक दैट और फिर टकरा के निकली। तो इन दोनों में इनको प्लेन्स बोलते हैं। जब एक सीध में बहुत सारे एटम्स हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। ये प्लेन है, बहुत सारे एटम्स अरेंज हैं एक ही लाइन में, तो इसे हम बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। और ये अलग अलग है, ब्लैक प्लेन पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो जितना गहराई में जाते जाएंगे वो उतने प्लेन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
आपके पास एक रे है ए जो कि बी से स्ट्राइक किया और सी बन के निकल गई। सो एक रे तो ये हो गई हमारी। एक रे है डी, ये आ रही है एक्सरे से ही। डी ने मान लीजिए स्ट्राइक किया ई पर और ये एफ बन के निकल गई। इन दोनों का पाथ डिफरेंस पता करना है। पाथ डिफरेंस कैसे पता करेंगे? सिंपल है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए इस पर, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए इस पर, तो दिस इज 90, दिस इज 90। तो ये पाथ डिफरेंस पता कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसे जी और एच। तो जीई एच इज एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन बिटवीन ए बी सी एंड डी ई एफ। और पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर करते ही आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकाल पाएंगे। फाइन। तो दो तीन चीजें यहाँ गिवन है। पहले मान लीजिए आपको पता है कि ब्रैक्स प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी क्रिस्टल में जो स्पेसिंग है, इंटर स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, वो क्या है, जिसे डी बोलते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि ये जो स्ट्राइक करके गया है, दिस इज थीटा डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो थीटा डिग्री। यू नो दैट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से आ जाएगा। सरफेस स्ट्राइक करके बाहर, कंपैरेबल वेवलेंथ थी तो बाहर हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज इट। इफ दिस इज थीटा, ये जो यहां मैंने लिखा है, इफ दिस इज थीटा देन डेफिनेटली दिस आल्सो हैज टू बी थीटा, ये वाला। ठीक है। यू कैन आर्ग्यू दैट ये होगा 90, लेकिन फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वन हैज टू बी थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल है इतना, दिस हैज टू बी थीटा ओनली। फाइन। इसी तरीके से दिस वन विल आल्सो बी थीटा। दैट्स इट। आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके भी वर्टिकली ऑपोजिट करके देख सकते हैं, दैट दिस इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल। दैट्स इट। अब क्या किया, इफ यू फाइंड कि ये क्या होगा जी ई, तो जी ई विल बी नथिंग बट व्हाट, एक cos थीटा होता है, एक sin थीटा होता है, बताएं। ये cos थीटा हुआ, ये सामने वाला sin थीटा हुआ, तो ये हो गया d, ये डिस्टेंस जो d है d sin थीटा, और ऐसे ही ये भी हो गया d sin थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ, जी ई एच मिलाए तो पाथ डिफरेंसेस यही लिख देता हूं मैं, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या हम डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखना चाहते हैं तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो 2d sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। तो आपको n मतलब अलग अलग ऑर्डर्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, और उन अलग अलग ऑर्डर्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न से आप एवरेज निकाल सकते हैं कि ये d क्या होगा, यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पता कर सकते हैं किसी क्रिस्टल की। फाइन। तो ये है ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन या एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट, सो यू शुड यूज दैट। ठीक है। तो एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा सीखा आज हमने, that there is a law called as Bragg's diffraction law governed by 2d sin theta equals to n lambda. ये theta is angle of incidence with respect to the Bragg plane, ये देखिएगा। ठीक है, this is angle of incidence with respect to the Bragg's plane. Fine. So now what we have is this. हमने ब्रैग्स लॉ भी पढ़ लिया और एक्स-रे डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया। उसके बाद जो तीसरी चीज है, तो हमने क्या देखा, हम पार्टिकल नेचर को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहली चीज पार्टिकल नेचर के लिए देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स देखा, जो कि थी नथिंग बट एक्सरेज। और एक्सरेज भी आपने अलग अलग तरीके की देखी, एक तो देखी कंटिन्यूस, एक देखा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, के अल्फा, एल बीटा, के बीटा, ऐसी लाइन्स आ रही। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स या दो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो पार्टिकल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है कि आपकी जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो पार्टिकल से ही मिलकर बनी है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट और है,
जिसे बोलते हैं कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी भी वही किस्सा चल रहा है, लोग फैसिनेट होते जाते हैं, चीजें बढ़ती जाती हैं। तो अब ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का जमाना आया, लोगों ने क्रिस्टल ज्योमेट्रीज निकालना शुरू की यूजिंग एक्सरेज। ऐसी ही एक क्रिस्टल ज्योमेट्री 1921 में सर एएच कॉम्पटन या प्रोफेसर एएच कॉम्पटन निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, एक छोटा सा टारगेट लिया था कार्बन का, और इस पर बम्बार्ड कराई जा रही थी एक्सरेज। सो दिस इज एन एक्सरे ट्यूब, लेट्स से यहाँ से एक्सरेज बम्बार्ड कराई जा रही थी। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मान लीजिए ये न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की वेव भेजते हैं इस कार्बन के टारगेट पर, पता करने के लिए कि कैसे एटम्स अरेंज्ड हैं। तो यहाँ जो डिटेक्ट होता है वो दो चीजें होती है, एक तो लैम्डा वेवलेंथ भी होती है और लैम्डा के साथ में एक बड़ी वेवलेंथ लैम्डा डैश भी। तो एक नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, दो अलग अलग वेवलेंथ्स बाहर आ रही है। या फ्रीक्वेंसी में कहे तो केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ एक छोटी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश भी, वेवलेंथ बड़ी और फ्रीक्वेंसी छोटी, ये भी बाहर आ रहा है। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना था कि अगर कार्बन जैसे एटम पर एक्सरेज जा रही हैं तो एक फ्रीक्वेंसी अंदर जाती है, दो बाहर कैसे आ रही है। एंड दैट इफ कैन बी प्रूव्ड will definitely on a rigorous scale support the particle hypothesis या particle nature। ठीक है, तो अब क्या काम रह गया, हमें ये पढ़ना है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है। पहले ये समझेंगे कि स्कैटरिंग क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, फिर समझेंगे कि ये कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, और फिर ये दो चीजें समझने के बाद समझेंगे कि ये किस तरीके से पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करेगी। फाइन, so that we will do, or at least start in this particular video, and we'll continue till the end of the other video. What you have is, let's say you have an electron at rest, electron है शांति से बैठा हुआ है, and what you have is, so you have an electron at rest, और इस इलेक्ट्रॉन पर हम एक एक्सरे फोटोन स्ट्राइक कराते हैं। so this is theory, this is having only x डायरेक्शन, केवल x दिशा में मूव कर रहा है ये फोटोन। इसकी एनर्जी h न्यू है, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और इसका मोमेंटम जो है वो है h न्यू अपॉन c। अरे ये कैसे आया, देखिए क्योंकि एक्सरे फोटोन है तो फोटोन में यही जो इक्वेशन होती है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे रेस्ट मास तो होता नहीं है फोटोन का, अब रेस्ट मास नहीं है तो ये टर्म हो गया जीरो। एनर्जी क्या थी, एनर्जी थी एच स्क्वायर एच न्यू, तो इसको स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये हुआ पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर मोमेंटम पी निकालना है तो वो एच न्यू अपन सी के बराबर है। तो एनर्जी फोटोन की एच न्यू और फोटोन का मोमेंटम एच न्यू अपन सी के बराबर है स्ट्राइक करने से पहले। अब क्या हुआ, ये जैसे ही इसे टकराया तो टकराने के बाद फोटोन इस दिशा में जा गया, चला गया, और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गया, पार्टिकल इंटरेक्शन मान लिया, यहां आ गया। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा होने की वजह से फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी थोड़ी सी इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर दी है। तो अब इसकी एनर्जी बची एच न्यू डैश, और मोमेंटम कितना बचेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले तो स्टिल था, उसकी एनर्जी भी जीरो थी, तो हम रेस्ट मास अगर माने कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले क्या थी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोलिजन से पहले थी मात्र एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी,
और मोमेंटम जीरो था, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज जीरो अर्लियर। लेकिन बाद में स्ट्राइक होने के बाद, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन थीटा दिशा में ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये जो फोटोन है वो फाई दिशा में, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आई कैन से विल बी नथिंग बट जितनी एनर्जी का डिफरेंस यहाँ आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो ये होगी एच न्यू माइनस न्यू डैश, और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी नथिंग बट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से v, तो v into m से what we will get is m into v is the momentum। सो कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट एंड मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर के बराबर थी और मोमेंटम था जीरो। और कोलिजन के बाद अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली है बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन, एनर्जी है h न्यू माइनस न्यू डैश, जिसको कि हम mc स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू mc स्क्वायर आल्सो। अब यहाँ पे ये रेस्ट मास नहीं है और मोमेंटम mv है, हम पता नहीं किस वेलोसिटी v से चल रहा हो, तो इट इज दिस। सो वी विल यूज टू प्रिंसिपल्स। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने से हमें देखना है कि कोलिजन से पहले क्या स्थिति थी एनर्जी की। तो कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन वाज हैविंग ओनली रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के पास बस इतना था और कुछ था नहीं, वो रेस्ट में था, प्लस फोटोन वाज हैविंग एनर्जी h न्यू। ठीक है, अब बाद में जब कोलिजन हो गया उसके बाद में भी ये चीज वैलिड होनी चाहिए। कैसे, दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन शुड बी सेम या शुड बी कंजर्व, द सम ऑफ एनर्जी शुड बी कंजर्व। अब फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू डैश। ठीक है, एच न्यू डैश इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, प्लस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, एम सी स्क्वायर। तो केवल एनर्जी की बात हुई, ये एनर्जी की इक्वेशन थी, ये एनर्जी थी और ये एनर्जी थी। तो ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है। ये जो टर्म लिखा है मैंने ये बिफोर है, टकराने से पहले, और ये जो टर्म लिखा है ये आफ्टर कोलिजन है। तो यहाँ आप इजीली देख पा रहे हैं, वी कैन सिंपली राइट दिस एज, यहाँ देखें मैं लिख सकता हूँ एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। तो एनर्जी हम लिख सकते हैं इज नथिंग बट एच न्यू माइनस न्यू प्राइम, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल एनर्जी जो हुई इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर हुई, रेस्ट मास एनर्जी प्लस एच न्यू माइनस न्यू प्राइम। तो यहां हमने एक चीज भूल दी, दैट वाज इट विल आल्सो बी हैविंग एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया दैट कोलिजन के बाद रेस्ट मास एनर्जी तो बचेगी बचेगी, साथ में ये जो कोलिजन से मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई वो भी लिखनी पड़ेगी। तो वी कैन सिंपली राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म दैट नाउ द टोटल एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर, दरअसल प्लस यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ लगाना चाहिए था m नॉट सी स्क्वायर प्लस h न्यू माइनस न्यू डैश विल बी m c स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी। ठीक है, so in case you are confused let me just repeat it. Before collision your photon was having energy h nu, your electron was having energy m naught c square, that's it, that was the rest mass energy and nothing else. After collision the frequency has shifted to nu prime, that's why the photon is having energy h nu dash, but रेस्ट मास एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पास अब मूविंग एनर्जी भी आ गई, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन mc स्क्वायर, द टोटल एनर्जी, not just rest mass energy. And on doing all certain sort of calculations I got this equation, mc square will be rest mass energy plus the energy difference between the photon before and after collision. तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब इसी चीज को कंजर्वेशन, इसी चीज पर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डायरेक्शनलिटी के साथ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर केवल एक्स दिशा में देख रहे हैं तो एक्स वाला, वाई दिशा में देख रहे हैं तो वाई दिशा वाला। तो मैं यहाँ आई विल रीड्रॉ माय डायग्राम with only momentums specified. So this is the photon, this is electron. इसके पास मोमेंटम पहले है h nu by c, और इसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0. This is my x direction या horizontal direction. The photon is scattered at an angle phi and the electron has scattered at an angle theta. ठीक है, तो और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो गई है एच न्यू डैश पे, तो इसलिए अब इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी हो गया है। वहीं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम क्या बोल रहे हैं, इट इज एम वी, इट इज नॉट द रेस्ट मास नाउ। ठीक है, तो मोमेंटम अब बदल गया है, बट ये डायरेक्शन ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है, इट इज सम इंक्लाइंड डायरेक्शन। तो हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे केसेस। दोनों के प्रोजेक्शंस देखने पड़ेंगे। तो अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो बिफोर कॉलिजन ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम था इस फोटोन का। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिफोर कॉलिजन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले कॉलिजन से पहले क्या स्थिति थी, मोमेंटम वाज एच न्यू अपॉन सी प्लस 0। और आफ्टर कॉलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या स्थिति है, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ऐसे ही यहाँ डालें, तो व्हाट यू विल गेट इज एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, ये कॉस फाई हो गया, प्लस एम वी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा हो गया, एम वी कॉस थीटा साइन। और ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी दिशा में है, तो साइन नहीं बदला। तो ये हुआ बिफोर कॉलिजन, और ये बाद में जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने इतना, ये हुआ आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, और क्या लिख रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फाइन, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन था ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए था। अब ऐसा ही एक्सप्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, तो उसके लिए लिखना है, क्योंकि पहले बिफोर कॉलिजन वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोटोन का मोमेंटम भी 0 था और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी 0 था। लेकिन अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये देखिए, ये प्रोजेक्शंस आ गए हैं, तो फोटोन का मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, एच न्यू अपॉन सी साइन फाई, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। ठीक है, प्लस, अब प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है मोमेंटम, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इस दिशा में देखें तो यहाँ प्लस की बजाय हमें माइनस लिखना पड़ेगा, और ये क्या हो गया इसका प्रोजेक्शन, एम वी साइन थीटा, दिस इज थीटा। तो ये कंजर्वेशन हुआ आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। और क्या कंजर्व कर रहे हैं हम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही चल रहा है। तो ये 2-3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, तो इन्हें आप एक जगह संभाल के लिख लीजिए, दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी for the case we are studying, we get photon was having energy h nu, electron was having energy m naught c square, and we got that photon then after collision will have energy h nu prime and electron will have energy mc square. तो यहां से हमें मिला that mc square will be nothing but equals to m naught c square plus h nu minus nu prime. This is for conservation of energy. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशंस भी लिखी है हमने,
फाइन। तो पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशंस हमें मिली वो क्या थी? लेट्स राइट दैट। I have in horizontal direction the conservation equation यहाँ से आप लिख सकते हैं, it is nothing but h nu upon c is equals to h nu prime by c cos phi. So h nu prime, this prime is important, by c cos of phi plus mv cos of theta, जहाँ फाई और थीटा अलग अलग है। फाई वो एंगल है जिससे फोटोन स्कैटर हुआ है और थीटा वो एंगल है जिससे इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गोइंग समवेयर। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मोमेंटम देखा था हमने? वर्टिकल डायरेक्शन में इट वाज जस्ट that 0 is equals to h nu prime by c sin phi minus mv sin theta। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप अभी नोट कर लीजिए। यहाँ से ही इन इक्वेशंस के साथ कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके हमें कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन वेवलेंथ निकालनी है। दैट इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।